कि पुलिस विभाग के लोगों ने एक दलित समाज के ई रिक्शा चालक को जूते में पानी भर करके सरकार पिलाया। पर आपका आरोप है कि दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है इस समय जी वर्तमान बिल्कुल, में। उसे प्यास लगी और उसने एक कुएं के पास लोटा था और उसे उठाया और पानी पिया। सिर्फ उस लोटे को छूने की वजह से उसको लातों लात मारा आप गया। शुरुआत में बोली कि एक डॉक्टर है, इसी पर मैंने जब अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था कि आज डॉक्टर रागिनी सोनकर का इंटरव्यू करूंगा, तो ऑडियंस ने सवाल किया कि क्या जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जनसेवा नहीं किया जा सकता था, राजनीति में आने का क्या? मैं जनता की आवाज़ बन करके खड़ी होती हूँ और जनता के और जब भी हर इंटरव्यू होता है मैं यही बताती हूँ कि मैं एम्स की डॉक्टर रही। हमने हेल्थ मिनिस्टर से क्वेश्चन किया था और ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पे है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो या फिर आपके हार्ट रिलेटेड बीमारी हो या रक्तचाप की बीमारी हो, शुगर मधुमेह की बीमारी हो। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौनपुर के मछली शहर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी है। अभी ये नेत्र शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिए, आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आज जो है आप इस नेत्र शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं, तो इस नेत्र शिविर कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ और इस तरीके के कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। मैं तो विधानसभा में भी बार बार गवर्नमेंट को यही कहती हूँ कि अगर हमारे पास हमारी जनसंख्या के सापेक्ष में सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं तो बीमारियों के लिए कैंप लगाया जाए, क्योंकि इससे बीमारी जो है आगे बढ़ने से पहले ही उनको पकड़ा जा सकेगा और उसको रोका जा सकेगा। जिस तरीके से आपने विधानसभा में लगातार जो है सवाल उठाती है सरकार के सापेक्ष, तो क्या जो है सरकार जो धरातल पर वो जो सवाल है, तो क्या उसका सैल्यूशन निकलता है? देखिए, विपक्ष और पक्ष ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, जनता की आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक मुझे लगता है लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो मजबूत नहीं हो सकती है। तो हमारी जनपद में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं क्योंकि हमारी 65-70% आबादी जो है वो हमारी ग्रामीण है। आज ये कैंप भी एक ग्रामीण अंचल में लगा है। हमें बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, सिंचाई के पानी के लिए नहरों में पानी नहीं रहता है, हमारे लोगों के पास स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पास अच्छी पढ़ाई नहीं है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन नहीं है, हमारे युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छे बिजनेस मोडालिटीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमारे लोग जिसके लिए हकदार हैं लेकिन वो नहीं पहुँच पा रही है। तो इन विभिन्न मुद्दों पे बातें होती हैं और उन अपने पक्ष को रखा जाता है। बेसिकली मैं वहाँ पे जनता की आवाज़ बन करके खड़ी होती हूँ और जनता के मुद्दों को उठाती हूँ। वही सोशल मीडिया पर आपका एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिस तरीके से आप सवाल खड़ा करिए कैंसर और समय से मरीजों का भुगतान न होना, तो क्या ये पूरा क्या मामला था मैम? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर एंड फ्रॉम एम्स इंस्टीट्यूट जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो हम हमेशा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा चल रही है और उसी के बेसिस पे हमने हेल्थ मिनिस्टर से क्वेश्चन किया था और ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पे है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो या फिर आपके हार्ट रिलेटेड बीमारी हो या रक्तचाप की बीमारी हो, शुगर मधुमेह की बीमारी हो। तो इन बीमारियों का क्या सल्यूशन है सरकार के पास, हमारे लोगों के पास सही चिकित्सा हो और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनको बहुत लंबे-लंबे खर्चे आते हैं, यहाँ तक कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जो किसी परिवार के लिए वो सक्षम नहीं है देने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में हमने सरकार से माँग की कि कैंसर का मरीज़ पूरे प्रदेश में कहीं पे भी जाए, उसकी पूरी की पूरी निःशुल्क जो है जाँच और साथ ही साथ चिकित्सा होनी चाहिए। दूसरा मैटर ये है कि जिस तरीके से बीपी की और शुगर की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, आए दिन लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इन परिस्थितियों में हमारे पास आईसीयू नहीं रहते हैं। मैंने सरकार से यही कहा कि अगर आप पीपीपी मॉडल पे अलग-अलग विभागों में लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, पीपीपी मॉडल पे आप स्कूल ले सकते हैं, पीपीपी मॉडल पे आप एम्बुलेंस ले सकते हैं, पीपीपी मॉडल पे आप एयरपोर्ट चला सकते हैं, तो क्यों नहीं हम आईसीयू के बेड्स पीपीपी मॉडल पे लेकर के अपने जो गरीब लोग हैं उन्हें तुरंत चिकित्सा दें ताकि हम लोगों की जान बचा सकें। वही जो है थोड़ा स्वास्थ्य से हटकर बात करेंगे। जिस तरीके से आपने अपने सोशल मीडिया पर जो है SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सवाल उठाया है, तो इस पर जो है आपका क्या राय है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल बांदा गया था। बांदा में हादसा ये हुआ था कि एक महिला, गरीब महिला जो खेत में काम कर रही थी, इस गर्मी में, जो कि अभी हम लोग भी उस चीज़ का एहसास कर पा रहे हैं, उसे प्यास लगी और उसने एक कुएं के पास लोटा था और उसे उठाया और पानी पिया। सिर्फ उस लोटे को छूने की वजह से उसको लातों लात मारा गया। वो बेचारी कीचड़ में लथपथ जब पहुंची अपनी कंप्लेन कराने के लिए तो उसकी 3 दिन तक कंप्लेन भी नहीं लिखी गई। तो जो हम क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, ये क्रीमी लेयर
का डिवीजन जो हो रहा है वो शिक्षा की बेसिस पे वो करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ वो आपके कितनी आपकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, आपके पास कितना पैसा है, उसके बेसिस पे करना चाहते हैं। लेकिन जो दलित हम एज अ एससी कम्युनिटी में आए, वो जो वर्गीकरण है वो छुआछूत पे है, और आज भी वो प्रिवेलेंट है। आप कहीं भी चले जाइए इस चीज़ को देख सकते हैं। कल की कल्याणपुर कानपुर की घटना है कि पुलिस विभाग के लोगों ने एक दलित समाज के ई रिक्शा चालक को जूते में पानी भर करके पिलाया। और इन सारी बातों को भी छोड़ दीजिए, तो आप पूरे देश के सरकार के एनसीआरबी के आंकड़ों को देख लीजिए। अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के खिलाफ में अगर ये सरकार मतलब शोषण हो रहा है और गलत काम हो रहे हैं, तो वो दलितों के क्या खिलाफ हो रहा सरकार पर आपका आरोप है कि दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है इस समय? है। जी बिल्कुल, सिर्फ इस समय नहीं, जब से ये सरकार आई है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, या आदि आबादी हमारी महिलाओं हो, सबका शोषण हो रहा है, सबके हकों का हनन हो रहा है। वही जो है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यू मीडिया पॉलिसी लाया गया है, जिसमें जो है डिजिटल जो जर्नलिस्ट है उनको जो है विज्ञापन देने की बात कर रहा है। वही आपके नेता अखिलेश यादव भी इस पर सवाल खड़ा किए, तो डॉक्टर रागिनी सोनकर का क्या जवाब है? मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात से मैं पूरी सहमत हूँ, और जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है। मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मीडियाज़ हैं वो किस इन्फ्लुएंस में आकर के क्या लोगों तक पहुंचाती हैं, और कई बार हमारे लोग जो हैं उन बातों को, उसके पीछे की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं। तो मीडिया की स्वतंत्रता जब तक रहेगी तभी तक हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। आप शुरुआत में बोली कि एक डॉक्टर है, इसी पर मैंने जब अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था कि आज डॉक्टर रागिनी सोनकर का इंटरव्यू करूंगा, तो ऑडियंस ने सवाल किया कि क्या जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जनसेवा नहीं किया जा सकता था, राजनीति में आने का क्या मकसद? जी, बहुत अच्छा सवाल था, और मैं चिकित्सक ही रही, और वो भी देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में रही। और जब भी हर इंटरव्यू होता है मैं यही बताती हूँ कि मैं एम्स की डॉक्टर रही, और ज़्यादातर एम्स के जो बच्चे होते हैं हमारे देश के, मुझे लगता है सबसे टफ एग्ज़ाम दे करके वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उन्हें अब लगता है बहुत सारे लोगों को देश की चिकित्सा व्यवस्था को देखते हुए और बाकी व्यवस्था को, कि हम दूसरे देश में जाएंगे और अमेरिका और दूसरे देशों में जाने की तैयारी करते हैं। मेरे भी मन में उस समय था, लेकिन अचानक से कोविड आया। कोविड के दौरान मेरे माता पिता दोनों बीमार पड़े और आईसीयू के बेड पे चले गए, और जब आईसीयू के बेड पे चले गए तब जाके मुझे पहली बार राजनीति का पहला असली चेहरा समझ में आया, कि इतने बड़े हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी उनके पास ना तो ऑक्सीजन मिल रहा था, ना बेसिक दवाइयाँ मिल रही थी, और पूरा देश अस्त व्यस्त था। तब मुझे ये महसूस हुआ कि अपने देश में जब तक स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य की जानकारी रखने वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक हम स्वास्थ्य रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं ना उस पर आवाज़ उठा पाएंगे, ना उनको बेटर कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि राजनीति कोई पेशा पैसा कमाने का नहीं है, राजनीति कोई पेशा नाम कमाने का नहीं है, वो जनसेवा का है, और साथ ही साथ डॉक्टरी भी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक हम अयोग्य लोगों को राजनीति में भेजते रहेंगे, डॉक्टर चाहे कितना भी योग्य हो, अपना वो फुलटू नहीं कर पाएगा, ना अपना वो पूरा काम कर पाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिथिलेश जी को कि उन्होंने ये शिविर लगाया, और मैं युवाओं को कहूँगी कि वो प्रोत्साहित हों, उनसे एक इंस्पिरेशन लें कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत है, आप किसी को 2000-5000 रुपये दे दोगे, अगर वो बीमार है तो वो उसकी बीमारी में चला जाएगा, लेकिन अगर उसको सही समय पे शिविर लगा करके उसकी जांच करा दोगे और पहले ही पता चल जाए कि ये बीमारी है और उसे रोक दोगे, तो क्या पता उसके ज़मीन ना बेचनी पड़े, उसका घर ना बेचना पड़े, क्योंकि आज बीमारी की मार से पूरी जनता परेशान है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सारे युवाओं को इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए।